हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका 5 मार्क्स आने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बीच में स्किप करके नहीं देखेंगे, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाले आपको क्वेश्चन लगातार मिलते रहें, एक भी मिस ना हो। हम बेटा यहाँ पर वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका ट्रांसफार्मर। इसमें कई टॉपिक हैं, मैं एक एक करके समझाऊंगा, मैंने सब लिख रखे हैं ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, पहले ट्रांसफार्मर, फिर ट्रांसफार्मर सिद्धांत, फिर रचना, कार्यविधि, उच्चाई ट्रांसफार्मर या फिर अपचय ट्रांसफार्मर और परिणमन अनुपात, ये सभी इसी से रिलेटेड पॉइंट हैं। तो मैंने सबको एक एक लिया है। आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट पूछ सकता है, इसलिए मैंने सभी पॉइंट को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप ध्यान से समझेंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं बेटा। ट्रांसफार्मर कैसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर होता है बेटा वह मशीन या वह युक्ति या वह उपकरण जिसकी सहायता से हम एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो ट्रांसफार्मर या लट्ठे से लाइट हमारे घर पे आती है उस लाइट को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जिसकी सहायता से कम और ज़्यादा करते हैं उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। वही मैंने इधर लिख रखा है, वह उपकरण जो एसी वोल्टेज को कम या अधिक कर सकता है ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, वह उपकरण। ये हो गया बेटा आपका डेफिनेशन ट्रांसफार्मर का, और इधर इसका चित्र बना हुआ है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, और इसको मैं बाद में समझाऊं, चलो अभी समझ लेते हैं। देखिए बेटा ये क्या है, ये जो पट्टी आपको दिख रही है ना, ये नर्म लोहे की पट्टी हुई है ना, मतलब पतली पतली पट्टी एक दूसरे के ऊपर तरह ऊपर रखे हुए हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, और उसमें फिर तांबे का तार एक सिरे पर तांबे के तार को लपेट दिया, जहां पर हम धारा दे रहे हैं, यानी कि एसी वोल्टेज दे रहे हैं यहां पर। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली को हम धारा प्रवाहित करते हैं, और दूसरे तरफ दूसरे हिस्से में हमने तारे को इधर तांबे तार को इधर लपेट दिया है, जो कि द्वितीय कुंडली रहेगी। ठीक है, ये उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये नर्म लोहे की क्रोड है, प्लेट, और इसको तरह ऊपर रख के ये इस तरीके से बनाया गया है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। पी का मतलब यहाँ पर है प्राइमरी, यानी कि पहली कुंडली, प्राथमिक कुंडली, और ये दूसरी कुंडली बनी हुई है, इसको बोलेंगे एस, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट बना लेना। ठीक है सॉरी। अब देखते हैं सिद्धांत। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा हुआ है, सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांत क्या होता है? ये बेटा सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि ट्रांसफार्मर इधर लिख देता हूं, ट्रांसफार्मर है, यह है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब बेटा अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, ये मैंने आपको कराया नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं, या फिर मैं अभी समझा देता हूँ, आप लिखते चलना। ठीक है, पहले समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, 2 कुंडली होती हैं, मैं इधर आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। जैसे मान लीजिए एक कुंडली ये है, ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित दी जाएगी, हम एसी वोल्टेज मान सकते हैं, यहाँ पे हमने कनेक्शन दे रखा है। इसके पास में एक और कुंडली रख दी जाती है सटाकर, यानी इसे पास में रख दी जाती है। ठीक है, ये पहली कुंडली होगी, ये दूसरी कुंडली होगी। पहली कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, और इसमें धारा प्रवाहित यानी धारा है वो कम ज़्यादा करेंगे, जिसके कारण इसमें चुंबकीय बल रेखा यानी हम फ्लक्स कह सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएंगी और इसमें कम ज़्यादा प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स कम ज़्यादा होने के कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं अन्योन्य प्रेरण कैसे कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण कहते हैं जब कोई 2 कुंडली होती है, 2 कुंडली में से एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है और उसमें धारा परिवर्तन हो, यानी धारा कम ज़्यादा करें, तो धारा परिवर्तन के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। तो इस पूरी घटना को हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो उसी सिद्धांत का हम इस ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा, इसे मैं साफ कर देता हूँ।
किधर गया? ओके, ठीक है। तो आपने अननोन पोटेंशियल लिख लिया होगा। इसके आगे और थोड़ा लिखेंगे, कार्य करता है इसमें दो कुंडली, मैंने अभी आपको बताया है दो कुंडली होंगी, कौन कौन सी? प्राथमिक और द्वितीयक, यानी दो कुंडली होती हैं, ठीक है। इसमें दो कुंडली, जिसमें पहले वाले में यानी प्राथमिक में, ठीक है, पहले वाले में धारा प्रवाहित की जाती है, और दूसरे मतलब दूसरी में विद्युत वाहक बल के कारण धारा उत्पन्न हो जाती है, या प्रवाहित हो जाती है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, हो जाती है, ठीक है बेटा। ये मैंने अभी आपको समझाया था, वो इधर लिख दिया, आप नोट कर सकते हैं, डायग्राम बना लेना और ये आप नोट कर लेना। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट चलेंगे रचना पे, ठीक है। तो उम्मीद है आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे करते हैं फिर। अब बेटा देखते हैं रचना, तीसरा पॉइंट है ना। तो रचना बेटा मैंने अभी आपको समझाया था, इसमें नर्म लोहे की क्रोड ले लेते हैं और इसकी पतली पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर इस तरह के पटले बना लेते हैं, पटले बनी हुई, ठीक है, पट्टी रखी हुई है, पटले बना लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक भाग में तांबे के तार को लपेट देते हैं, जिसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। और दूसरी भुजा में, ये दूसरा साइड हो गया, इस पटले का दूसरा हिस्सा, इसमें भी तार को लपेट देते हैं, जिसको हम द्वितीय कुंडली कहते हैं, जिसमें विद्युत वाहक बल के कारण वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ये इसका कनेक्शन इससे नहीं देता, ये अलग होता है, तो वो भी बेटा आप इधर समझेंगे, मैंने इधर लिख रखा है, ठीक है, आपके टर्म बचाने के लिए। ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे या सिलिकॉन स्टील की आयताकार पॉलिश की गई कई पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर पटलित क्रोड बना ली जाती है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। क्रोड की एक भुजा पर, जैसे ये है, पृथक्कृत तांबे के तार, पृथक्कृत का मतलब बेटा होता है अलग अलग, वो तार एक दूसरे से चिपके नहीं है ना, उस तांबे के तार पे भी पॉलिश होती है, तो उसको बोलते हैं पृथक्कृत। अलग अलग तांबे के तार की एक कुंडली बना देते हैं, जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, ठीक है। ये कुंडली लपेटे हुए हैं, इसको बोलेंगे बेटा प्राथमिक कुंडली। इसी प्रकार दूसरी भुजा ये होगी, दूसरी भुजा पर तांबे के तार को लपेट देते हैं, जिसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। ये होगी बेटा इसकी रचना, ठीक है। अब बेटा इसकी देखेंगे हम कार्यविधि, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कार्यविधि अब मैं इसको लिख के रखता हूं बेटा। लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आपको कार्यविधि बोल देता हूँ, आप इतना तो कर सकते हैं ना अपने लिए, मेरे लिए, ठीक है। तो कार्यविधि में बोलता चल रहा हूँ, आप लिखते चलना, ठीक है, क्योंकि बेटा इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ कार्यविधि, और मैं अभी बोलता हूँ, आप लिखते चलेंगे, ठीक है। मैंने आपको कई बार समझा दिया है, इसलिए मैं सिर्फ बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे, जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा मौजूद होने के कारण प्राथमिक कुंडली की वजह से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण दूसरी कुंडली में, ये हो गया द्वितीय कुंडली, ठीक है, दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक उत्पन्न होने के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। दूसरी कुंडली में क्या हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही इसका कार्यविधि है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने बोला है वैसे आप लिख देना। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, यानी धारा पर एसी धारा प्रवाहित करने पर
चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये होगी आपकी कार्यविधि। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बेटा आपकी उच्चाई अपचाई ट्रांसफार्मर, जी छोटे छोटे मैं इसको लिख देता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब समझेंगे बेटा उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर कैसे कहते हैं। देखो बेटा ट्रांसफार्मर है वो दो तरीके से काम करता है। तो पहला जो काम है उसका उच्चाई ट्रांसफार्मर की तरह काम करना। इसका मतलब होता है यह ट्रांसफार्मर यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर है वो निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है, यानी कम वोल्टेज को ज्यादा कर देता है। ठीक है, तो उसको कैसे यहां लिखेंगे, यह ट्रांसफार्मर निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझेंगे, उच्चाई मतलब उच्च उच्च यानी ऊंचा कर देना वोल्टेज। ठीक है, तो निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, परिवर्तित कर देता है। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है यह निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दूसरी कुंडली के फेरों की संख्या से कम होती है, यानी कि सिंपल से मैंने इधर लिख दिया हुआ है कि पहली कुंडली में जो फेरों की संख्या को एन से लिखते हैं ना, तो ये पहली मतलब पी, तो पहले फेरों की संख्या जो है वो कम रहेंगी और दूसरे जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या है वो ज्यादा होगी। सिंपल से मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, समझने के लिए। इसी प्रकार से अपचाई का मतलब होता है यहाँ पर आप इसका उल्टा कर देना, सेम टू सेम, एक को लन कर लेना, दूसरा अपने आप अपोजिट करते चलना। इसमें हमने अपने क्या किया था, निम्न विभव को उच्च विभव में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यह यानी अपचय ट्रांसफार्मर क्या है, यह उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा में परिवर्तित करता है। सिंपल सी बात, उच्च विभव को किसमें बदलता है, वो निम्न विभव में। ठीक है, तो इसमें ये कैसे बनता है, इसमें मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इससे समझ सकते हैं। ये P मतलब पहली कुंडली, ठीक है, पहली कुंडली की फेरों की संख्या, यह दूसरी कुंडली के फेरों की संख्या। तो इसमें कंडीशन क्या बन रही है, इसमें पहली कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि राउंड ये ज्यादा होंगे, और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, कम। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते बेटा लास्ट में परिणमन अनुपात। सिर्फ ये नाम से भी पूछा जाता है डायरेक्ट, या फिर इसी के अंदर पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम इसको भी समझाते हैं। अब बेटा देखेंगे परिणमन अनुपात, इसमें क्या होता है बेटा, इसका डेफिनेशन है वो हम थोड़ा आपको बाद में बताएंगे। पहले इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा उसको पहले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला बेटा देखिए, इधर ये पहली कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फैराडे के नियम का प्रयोग करेंगे और इसमें 2 बार फैराडे नियम का यूज करेंगे। तो फैराडे नियम क्या होता है, E इक्वल टू माइनस के एन इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यही तो होता है फैराडे के नियम का सूत्र। ठीक है, मैं आपको ये पहली वाली वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ। जिन बच्चों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लें। तो यहाँ लिखेंगे बेटा फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, इसमें इंक खत्म हो गई, मार्कर के द्वारा। ओके, चलो देखो बेटा फैराडे नियम क्या है, इसमें 2 कुंडली है, तो पहले वाले में हम P लगा देंगे, यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं P हो गया, तो यहाँ पे फेरस संख्या भी P आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पहली कुंडली के लिए, पहली या प्राथमिक लिख सकते हैं, पहली कुंडली के लिए। ठीक है, पहली कुंडली के लिए, तो पहली कुंडली के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ई पी इक्वल टू माइनस के एन पी इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली के लिए या द्वितीय कुंडली के लिए, ठीक है, के लिए क्या होगी, दूसरी कुंडली की हो जाएगी यहाँ पे ई एस इक्वल टू हो जाएगा माइनस के, यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ तो पहली में पी आया था, दूसरी सेकेंडरी एस, तो यहाँ पे भी एस लगा देंगे बस। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गया। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या दे देंगे, भाग। तो यहाँ लिखेंगे बेटा समीकरण 2 में
समीकरण ए का भाग देने पर, ठीक है, ये हो गया। तो समीकरण 2 में भाग दे रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ई एस अपॉन ई पी इजकल टू, और ये ऊपर रखेंगे तो माइनस के एन एस इंटू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी अपॉन माइनस के एन या पी आ जाएगा इंटू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। दिख रहा है? ओके। अब देखो बेटा, इंक बिल्कुल खत्म हो गई है, चलो कोई बात नहीं। अब बेटा इसको क्या करेंगे, इससे ये कट कर देंगे, बचा क्या है वो इधर लिख देंगे, है ना। तो क्या बचा हुआ है, ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा तो बचेगा बेटा यहाँ पर एन एस अपॉन एन पी, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिणमन अनुपात, ठीक है। इसका बेटा एक और फॉर्मूला होता है, उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, सब एक ही बार में हो जाएगा। ई एस ई पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू वी एस, यानी पहले वाले में वोल्ट, सेकंड वाले में वोल्ट और दूसरे वाले में भी वोल्ट, ठीक है। ये सेकंड हो गया, ये प्राइमरी हो गया, इसके अनुपात को भी ये हो गया परिणमन अनुपात यहाँ पर खत्म, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं जिसका न्यूमेरिकल में। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी कि एन एस अपॉन एन पी, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद पर आगे समझाते हैं आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए बेटा, इसका परिणमन अनुपात की डेफिनेशन होती है वो आप लिख लेंगे, मैं बोलता हूँ क्या लिखेंगे। ये द्वितीय कुंडली की या दूसरी कुंडली की फेरों की संख्या होगी, सेकेंडरी लगा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, दूसरी कुंडली के फेरों की संख्या तथा पहली कुंडली के फेरों की संख्या के अनुपात को ही परिणमन अनुपात कहते हैं। एक बार फिर बोलते हैं आपसे, द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या तथा पहली कुंडली के या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या के अनुपात को ही परिणमन अनुपात कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप इधर पूरा देख सकते हैं। और बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ कम से कम 2 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेटा बहुत मेहनत लगती है, तो आप अपना तरफ से इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो स्वागत है आपका फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।